ये गालबन 1962 की एक सुबह थी कि जब नुसरत भुट्टो जैसेज एंड मैरी स्कूल के सामने खड़ी। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जकार्ता से उनको खत लिखा था और ये कहा था कि वो उस किताब का मुताला करें कि जिसमें नेहरू के वो खत मौजूद हैं जो उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखे। 4 अप्रैल 1979 में उन्होंने सही मायनों में एक फ़र्ज निभाना शुरू किया। 1961 में ये किरदार जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़िंदगी में आया। दुनिया कब जान सकती है कि फूलों की क्यारी में चलती मुस्कुराती हसीना के पाँव में कितने कांटे चुभे हैं और उसके पाँव से कितना खून रिस रहा है। जैसेज एंड मैरी, बेनज़ीर भुट्टो का पहला परदेस। तज़किरा चैनल पर खुश आमदेद। हमने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के हवाले से ये डिस्कस किया था कि वहाँ से किस तरह की फैकल्टी, किस तरह के लोग वहाँ से निकलते हैं और उस इंस्टीट्यूशन ने मुख्तलिफ़ लोगों पर क्या असरात मुरतब किए। उसी की कंटिन्यूएशन में हमने एचिसन के हवाले से काम किया और एचिसन के कुछ नफ्सियात को देखा। अब हम आए हैं जैसेज एंड मैरी। जैसेज एंड मैरी एक छोटा सा बोर्डिंग स्कूल है, लेकिन इससे जो लोग निकले हैं वो 3 ख़वातीन के नाम आपको सुनाऊंगा। नंबर 1 बेनज़ीर भुट्टो, नंबर 2 तहमीना दुरानी और नंबर 3 सैयदा आबदा हुसैन। हमने ये देखना है कि जैसेज एंड मैरी से क्यों एजिटेटिंग विमेन का ज़हूर होता है। जैसेज एंड मैरी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल मुझे उस वक्त आया जब मेरे सामने जुल्फ़कार अली भुट्टो का एक वो वाला ख़त था जो कि उन्होंने जेल से अपनी बेटी को बर्थडे के पर लिखा था। उसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि जैसेज एंड मैरी में जब तुम पढ़ रही थी तो उस वक्त में मैंने तुम्हें एक ख़त लिखा था जिसमें मैंने तुम्हें कहा था कि इंदिरा गांधी को जो नेहरू ख़त लिखा करते थे और पूरी की पूरी इंसानी तारीख़ उसमें रकम की गई थी, मैं तुम्हें वैसे ही ख़त लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरे हाथों में ज़ंजीरें हैं और मैं एक जेल में मुक़य्यद हूँ। वहाँ से मुझे एहसास हुआ कि जैसेज एंड मैरी को थोड़ा सा कुरेदा जाए और ये देखा जाए कि क्या वजह थी कि एक बहुत कामयाब शख्स की बेटी एक बोर्डिंग स्कूल में थी। ये गालबन 1962 की एक सुबह थी कि जब नुसरत भुट्टो जैसेज एंड मैरी स्कूल के सामने खड़ी थी। यूँ ही उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को वहाँ की इंतज़ामिया के हवाले किया और कार में बैठने लगी तो दूर से बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें देखा और डुबडुबाई आंखों से उन्हें अलविदा कहा। अब इस छोटी सी बच्ची के जहन में पता नहीं कितने ही ख्वाब होंगे, ये 5वीं में यहाँ पे आई थी, कि जिनमें से अक्सर तो आंसुओं के साथ धुल गए और कुछ ख्वाब लिए वो इस दुनिया से चली गई। जैसेज एंड मैरी स्कूल था क्या? 1876 में उसी तरह का आश्रम था जैसे कि हमने एक वीडियो में ज़िक्र किया था मोतीराम आश्रम का। यहाँ की बच्चियों को और यहाँ की ख़वातीन को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए यहाँ पर एक फ़्रांसीसी ख़ातून ने ये स्कूल या एक दरसगाह कायम की। बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ पर 5वीं से ओ लेवल तक की तालीम हासिल की। लिहाजा इस जो दौर है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 1962 में बेनज़ीर भुट्टो जैसेज एंड मैरी में दाखिल होती। 1962 से 1965 तक का दौर ये वो वाला दौर है कि जब उनके वालिद वज़ीर ख़ारजा थे और एक बहुत
अहम पोजीशन पे मौजूद थे। दुनिया का, अल्लाह का दिया सब कुछ था और इस वक्त में कोई परेशानी भी नहीं थी। फिर एक दौर 1966 से 1968 तक कि जब उनके वालिद सब कुछ ठुकरा कर अवाम में चले आए, तो लिहाजा हमें देखना पड़ेगा कि 1962 से 1965 तक क्या सूरत हाल थी और 66 से 68 तक क्या सूरत हाल थी। 1962 से 1965 का दौर, ये पहला दौर है। इसमें गुमान गालिब यह है कि बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ी शहजादों की तरह से या शहजादियों की तरह से ज़िंदगी गुजारी होगी। वही ख्वाब जो छोटी छोटी बच्चियाँ देखा करती हैं, परियों के ख्वाब और इसी से जुड़े कुछ ख्वाब। इसी दौरान 1964 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जकार्ता से इनको ख़त लिखा था और ये कहा था कि वो उस किताब का मुताला करें कि जिसमें नेहरू के वो ख़त मौजूद हैं जो उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखे थे। इस वक्त में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। अब आ जाते हैं दूसरे दौर की तरफ। दूसरा दौर 1966 से 1968 तक था, जब वो लोग भी उनसे किनारा करने लगे जो उनके आगे पीछे हुआ करते थे। एक कैदोबंद की सोबतें और इसके साथ साथ उन लोगों की बेवफाइयाँ कि जो हर वक्त उनका दम भरते थे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक आम इंसान ने भुट्टो को अपनी आंखों पे बिठा लिया था। इस वक्त की एक तस्वीर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो एक तरफ मौजूद हैं और भूख हड़ताल से निढाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेड पर लेटे हुए हैं। इस वक्त में शायद पहली दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो ने ये सोचा होगा कि हाँ, हालात बदल भी सकते हैं, सब कुछ वैसा ही नहीं रहता जैसा कि पहले हुआ करता है। 1966 से 1968, इसमें हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का पहला नज़रिया कोई कायम हुआ था। लेकिन अब क्या किया जाए कि सारेका को इंटरव्यू देते हुए बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा कि वो तो साइकोलॉजी में मास्टर्स करना चाह रही थी और उनकी कोई दिलचस्पी पॉलिटिक्स में नहीं थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें मजबूर किया कि वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट में डिप्लोमा भी हासिल करें और उसमें डिग्री भी हासिल करें। सो वो इसके लिए अमेरिका चली गई। बेनज़ीर भुट्टो ने हार्वर्ड से कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स में डिप्लोमा और बीए की डिग्री हासिल की और उसके बाद ऑक्सफोर्ड से उन्होंने डिप्लोमेसी में डिग्री हासिल की। सारेका को इंटरव्यू देते हुए बेनज़ीर ने कहा था कि मुझसे 1972 या 73 में किसी ने पूछा था कि सियासत तुम्हारे लिए क्या है, तो मैंने कहा था कि सियासत मेरे वालिद के लिए एक रोमांस था और मेरे लिए ये एक फ़र्ज़ है। और इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा था कि ये पागल लड़की तो कुछ भी कह देती है। ना वो लड़की पागल थी, ना उसके वालिद कोई ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन यह रोमांस था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जब वो बग़ैर कहे सुने, किसी से पूछे बगैर ही कायदे आज़म को ख़त लिख देते हैं। और ये पार्टीशन से भी पहले की बात है। और फिर कायदे आज़म भी उनको उसका जवाब देते हैं। ये पहला रोमांस था। दूसरा रोमांस शायद 1965 या 1966 में शुरू हुआ, जब उन्होंने ये सोचा कि ये सब ताजो तख्त, ये सब आर्जी हैं, अगर रहना है तो किसी के दिल में रहना है। अब आ जाते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के लिए वो कब से ड्यूटी शुरू हुई। तो वो ड्यूटी या वो फ़र्ज़ शुरू हुआ था 1979 में। 4 अप्रैल 1979 में उन्होंने सही मायनों में एक फ़र्ज़ निभाना शुरू किया। एक ऐसी पार्टी जो कि तितर बितर हो चुकी थी और जिसका कोई भी
वाली वारिस नहीं था, ठीक 9 साल के बाद उसी की चेयरपर्सन इस मुल्क पर वज़ीर आज़म के तौर पर मौजूद थी। आखिर में मुझे ये चीज़ कंक्लूड करने दें कि वो कौन था कि जिसकी वजह से बेनज़ीर भुट्टो को जैसेस एंड मैरी में जाना पड़ा और शाहनवाज़ भुट्टो FA के लिए कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल पहुँचे। उस किरदार से पर्दा उठाना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसके बगैर आप साइकोलॉजी की हदों तक नहीं पहुंच सकेंगे और ये नहीं समझ सकेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो किरदार हुस्ना शेख थी। जी जनाब, 1961 में ये किरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़िंदगी में आया और उसके बाद से 1979 तक ये किरदार उनके साथ रहा। इसकी वजह से काफ़ी घर में मामलात ख़राब रहे। ये मुझे कहने दीजिए, हमारे लिए वो सारे के सारे लोग मोहतरम हैं, लेकिन क्या है कि तारीख़ तारीख़ ही है। वरना पीरज़ादा साहब जो है वो भुट्टो को ये ना कहते कि जनाब ज़िया-उल हक़ तो बाद में दुश्मन है, चाहती तो बड़ी बीबी भी नहीं है कि आप बाहर आएँ। हुस्ना शेख का किरदार उनके जहन में अभी भी ताज़ा है। तो जनाब बात यह है कि बोर्डिंग में बच्चों को तभी डाला जाता है जब घर के हालात इतने ख़राब हो चुके हों कि उससे बोर्डिंग ज़्यादा सेफ़ जगह नज़र आए। तो इस वीडियो में हमने एक अहाता किया कि कैसे बचपन से ही कुछ ख़यालात इंसान के जहन में जगह पा लेते हैं। इंसान सारी ज़िंदगी उसी के तौर पर उन्हीं ख़यालात के सहारे ज़िंदगी गुजारता है और फिर कुछ अरसे के बाद उनकी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। इसका हम दूसरा पार्ट जो है वो हम सामने रखेंगे आपके, और वो होगा तहमीना दुरानी। तहमीना दुरानी के पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे एक धान पान सी लड़की बड़े से बड़े जागीरदार की सारी बातें बिला झिझक लिख देती है। आपको वो पोर्शन भी बहुत पसंद आएगा। तज़किरा को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमन लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।